एक छोटी सी, क्या बोला जाए, गुजारिश है कि जो कल हम लोग पढ़े, क्या किया जाए 10-5 मिनट नागरिक चार्टर पे, फिर उस पे आ जाते हैं। सुधार के लिए क्या किया जाए, तो ये, हाँ, जो कल हम लोग पढ़ रहे थे, बाकी तो कुछ चीज़ें नोट्स में हैं, बाकी और आ जाएगा तो पूरा हो जाएगा, लिख सकते हैं आप लोग। ठीक आ रहा है? ये पसीना से साफ कर लेना। यहाँ पे पाउडर उड़र रखा जाए, जो भी आए पहले तो उसको पहले थोड़ा सा इसे इसे बोले। चलिए, अभी सुधार नहीं, अभी ऐसे लिखिए, ठीक है। गब्बर सिंह, गब्बर सिंह आया और फिर उसके आने पर मौसी ने ये कहा। क्यों, मौसी नहीं है क्या उसमें? ये हेडिंग दे दीजिएगा, 2-4 लाइन 5 लाइन जो भी होगा, देखते हैं। बोले। नागरिक चार्टर प्रत्येक संगठन के द्वारा, नागरिक चार्टर, यह हेडिंग, प्रत्येक संगठन के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सेवाओं, उसके मानकों और शर्तों का सेवा प्रदाता के लिए प्रतिबद्धता को निर्धारित करती है। किंतु यह देखा गया कि भारत में 1997 से लेकर आज तक इसका दक्षतापूर्वक सफल क्रियान्वयन नहीं हो सका। सेवाओं का उपभोग करने के लिए नागरिकों के द्वारा भुगतान किया जाता है।
उसके बाद भी उचित एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान नहीं की जाती। सेवा प्रदाता के द्वारा सेवा प्रदान करने में अनुचित विलंब होता है। इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए निम्न सुधार किए जाने चाहिए। निम्न सुधार किया जाना चाहिए। निम्न सुधार किया जाना चाहिए। एक एक करके कुछ बातें होंगी, बाकी तो आपके पास है, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। लिखिए, नागरिक चार्टर का निर्माण विशेषज्ञ समितियों के द्वारा न किया जाकर नागरिक संगठन के कार्यकर्ताओं, एवं स्वयं सहायता समूहों के द्वारा किया जाए के द्वारा किया जाए या उसका निर्माण करते समय इनसे अवश्य सलाह लिया जाए। हो गया? एक और लिख लीजिए। नागरिक चार्टर की भाषा स्पष्ट एवं सरल होना चाहिए। जिसके बारे में विभिन्न साधनों के द्वारा नागरिकों को शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें जागरूक भी किया जाए। बेहतर तो यह होगा
कि इसे लागू करने से पूर्व कुछ दिनों से व्यापक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया जाए। जो जागरूकता में सहायक होगा। और उसे सफलतापूर्वक लागू भी किया जा सकेगा। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, सेवाओं की गुणवत्ता। जी हाँ, पॉइंट्स देते जाइएगा आप लोग। सेवाओं की गुणवत्ता और उसके मानक को लेकर शिकायत को दूर करने के लिए एक उचित निवारण तंत्र गठित किया जाए। जो उसका त्वरित समाधान कर सके, हो गया। नेक्स्ट आइए, यद्यप नागरिक चार्टर न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तथापि उपभोक्ता का नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति का या किसी कारगर उपचारात्मक व्यवस्था का क्षतिपूर्ति या उपचारात्मक व्यवस्था का प्रावधान किया जाए। हो गया, ठीक है। अब आइए हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है? सुधार सुधार खत्म। कल हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा था, मैं चला गया, देखिए सोच रहा था कि कल अन्याय जो है जरूरी है, जो लिखने के लिए पूछता है तो वो आपके पास उतना आ जाना चाहिए जैसे हम लिख सकें, है ना? लोकपाल, ये एक टॉपिक है जिससे हमें लग रहा है कि शायद सारे लोग परिचित हैं,
कोई ऐसा नहीं होगा जो इसके बारे में न जानता हो। कोई ज्यादा जानते होंगे, कोई कम जानते होंगे, लेकिन जानते सब हैं। लोकपाल, लोकतंत्र है। कोई भी यूरोप का देश हो चाहे भारत हो, तो ऐसे लोकतांत्रिक देशों में यह कहा जाता है कि जनता की शिकायत का निवारण होना चाहिए। अब जनता की शिकायत का निवारण कौन करेगा? भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने का कारगर उपाय होना चाहिए। ये दो विषय हैं। क्या मैंने बोला आपसे? ये डेमोक्रेसी है। और इसमें नागरिकों को, कोई भी नागरिक हो, इसे शिकायत हो सकती है? नहीं हो सकती है? किससे हो सकती है? अच्छा, डायरेक्ट सरकार है? हाँ हाँ, बिल्कुल। सिस्टम से हो सकती है, सिस्टम में प्रधान से हो सकती है। नहीं, वो भी तो सिस्टम का एक पार्ट है। आप लोग भी सिस्टम का पार्ट होने की कगार में है। तो आप लोगों से शिकायत कौन करेगा? मैं करूंगा। अगर आपसे शिकायत होगी तो आपके खिलाफ भी शिकायत होना चाहिए? नहीं। सिस्टम कहते हैं जो एक दूसरे के इंटरैक्शन से बनता है। तो व्यवस्था के खिलाफ कुछ मत कीजिए, व्यवस्था का पार्ट बन जाइए, मस्त रहेंगे। राजा हरिश्चंद्र मत बनना। ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता ही स्वामी है, और अगर ऐसे स्वामी को कोई शिकायत हो प्रशासन से, तो जाहिर सी बात है कि वो शिकायत का निवारण होना चाहिए। या अगर भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार को क्या कहते हैं आप लोग? हैं? अंग्रेजी पूछ रहा हूं, सब लगते हो यार आप लोग। हैं? जी नहीं, हाँ, करप्शन पूछ रहा हूं। मतलब कर्मचारी अपने अधिकारों को पाने के लिए हड़ताल कर रहा है तो करप्शन कर रहा है? आप एक मिनट, आप इस कोचिंग में एडमिशन ले लिए। एक बात मैं कह रहा हूं, ये तो हमें भी मालूम है कि आज डेमो के लिए पहली बार आए हैं। हाँ, चूंकि देखा हूं ऑफिस में आप आए, ऑफिस में आए, बताने वाले ने बताया होगा, क्लास के लिए भेज दिए, ये डेमो क्लास ले लीजिए। मान ले कि आप सपोज कीजिए कि आपने एडमिशन ले लिया, और जो जो चीजें बताई गई होंगी, अगर उस पैटर्न पर पढ़ाई ना हो या आपके जो प्रॉब्लम्स हो वो दूर ना हो, तो क्या करेंगे आप? सामने है, शिकायत होगी। और अगर शिकायत ना हो तो मान लीजिए कि आप सफरर हो गए। भाई, शिकायत दर्ज ना होने का मतलब, या शिकायत दर्ज हो गई, उस पर एक्शन नहीं हुआ, तो मैं कह सकता हूं यह बात कि छले गए आप। नहीं, छले गए, छले अकेले गए। लेकिन अब कोई भी लड़का अगर दिल्ली में पूछेगा तो किसी के बारे में बताएंगे या नहीं बताएंगे? इसके बारे में जरूर बताएंगे। बहुत गंदी जगह है ये, ऐसे फैलता है ब्रांचेस के रूप में। एक लड़के ने दूसरे को बताया, दूसरे ने, ये देख रहे हैं, ऐसे फैलता है। तो आपकी अगर इस कोचिंग में, आप कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं, एडमिटेड हैं, आपको अगर कोई शिकायत होती है तो शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। यही तो डेमोक्रेटिक सेटअप है, यही लोकतांत्रिक ढांचा होता है। घर में हम कोई शिकायत करते हैं, उस शिकायत का समाधान होता है या नहीं होता है? अन्ना करे तब आदमी भिन भिन आता है कि केवल उसी की बतिया सुनते हैं, हमारी बात सुनते ही नहीं है। नहीं है, लोकतांत्रिक तरीका यह है कि अगर शिकायत है तो उसको दबाइए मत, उसका तुरंत समाधान हो। समाधान ना हो, तुरंत समाधान। त्वरित समाधान जरूरी है। चोट अभी लगी है तो ट्रीटमेंट अभी हो। परसों को हम चलो एम्स में परसों ट्रीटमेंट करवा देंगे। बे, अभी चोट लगी है, दर्द अभी हो रहा है, ट्रीटमेंट करवाने की बात कर रहे हो तुम पहले। इसलिए कहा जाता है त्वरित, स्पीडी, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
तो ऐसे में लोकतंत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक है तो इस नागरिक को शिकायत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, प्रशासन से शिकायत हो सकती है। तो अगर शिकायत है तो शिकायत की सुनवाई प्रॉपर वे में होना चाहिए। और अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी भी शिकायत होनी चाहिए, नहीं दूर करने के लिए, रोक लगाने के लिए। भ्रष्टाचार का अर्थ क्या समझते हैं? यहीं पे तो मैंने बोला था आपसे, भ्रष्टाचार का मतलब क्या समझते? जनरली होता क्या ना कि हम एक माइंड सेटअप से बन जाते हैं, भ्रष्टाचार, घूस ले रहा, भ्रष्टाचार। ये हमारे देश में इस करप्शन को एक छोटे से क्षेत्र में लाकर सीमित कर दिया। ये समझ लें आप, जो पार्लियामेंट है, जो कानून बनाती है, और कानून वाकई में बनाता कौन है, ये किसी से छिपा नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। और इतने शार्प हैं ब्यूरोक्रेट्स कि इस करप्शन को एक क्षेत्र तक लाकर सिमट दिए। जबकि आपके चौथे पेपर में नीति शास्त्र में भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण, गलत आचरण कर रहे हैं, यह भी करप्शन है। समझ में आया? देख रहे हैं क्या लिखा है? भ्रष्ट आचरण। और भ्रष्ट आचरण में वित्तीय लेन देन, गैर कानूनी वित्तीय लेन देन तो शामिल है ही है। बाकी हमारे कोई भी एक्टिविटीज, अगर मैं अपनी जबान का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, यह भी भ्रष्ट आचरण है। नैतिकता हमें यह अनुमति नहीं देती है। देती है क्या? जबान से निकली हुई बात वापस नहीं आती। आती है? कभी नहीं आती। और जबान से चोट लगी हुई चोट भी कभी समाप्त नहीं होती, कभी खत्म ही नहीं होती है। समझ लो, अगर जबान से लगी चोट, जबान से चोट लग गई, जब तक निपटाएंगे नहीं तब तक खत्म नहीं होगा, नहीं होता। जबान से अगर कोई चीज बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वो भी चरण। कान से गलत चीज सुन रहे हैं, वो भी है। आंख से गलत चीज देख रहे हैं, ये भी। यानी हम जितने आचरण करते हैं, अगर वह आचरण नैतिकता के दायरे में नहीं है तो मुझको आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारी है। नारायण दत्त तिवारी ने क्या किया था? पैसा लिया था? नहीं जानते आप लोग। नारायण दत्त तिवारी के बारे में नहीं जानते आप लोग। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता गुजरे हैं इस देश के। हाँ, कांग्रेस से बहुत बड़े नेता गुजरे हैं। उनका एक 30 साल का लड़का भी था। अब आप कहेंगे कि उतने बूढ़ऊ हैं तो 30 साल का लड़का नहीं होगा सर। नहीं नहीं, उनके कई लड़के थे। एक और उभर आया कुकुरमुत्ता जैसा, और उसकी मां ने कहा कि ये एनडी तिवारी का लड़का है। यह भी करप्शन है, यह भी करप्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब एडमिनिस्ट्रेशन सख्त हुआ, ये इनकार करते रहे मेरा नहीं है, उसकी मां कहते रही इसी का है। अब कैसे स्पष्ट हो कि इसी का है? डीएनए जांच होगी, और डीएनए के लिए चाहिए बाल, देने के लिए तैयार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दे दें, अन्यथा जांच एजेंसी बल प्रयोग करके आपसे ले लेगी। तब एनडी तिवारी ने दिया। जब जांच हुआ तो लगा कि साला इसी बुढ़वे का लड़का है। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये भी भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं? यहां पर करप्शन को एक सीमित रूप दे दिया गया। करप्शन का मतलब कि कानून का पालन न करते हुए वित्तीय लेन देन करे, धन उपार्जन करे, यहीं तक लाकर खड़ा कर दिया। यह ब्यूरोक्रेट्स का दिमाग था। जबकि विश्व के जिस देश से यह विचार आया, उन देशों में एकदम पूरे मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में है। स्वीडन है ना, विश्व का पहला देश स्वीडन, वहीं पे ओम्बुड्समैन आया। नहीं, आइए फिर हम करते हैं कंपेयर ना। अच्छा देखिए, वर्ष भी याद है, बहुत अच्छी बात है। स्वीडन 1809 में, और जिस रूप में स्वीडन में यह आया 1809 में, उस रूप में आज भी भारत में नहीं है। कितने पीछे हैं हम।
नागरिकों की शिकायत के निवारण के लिए, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के लिए स्वीडन में 1809 में लोकपाल आया, जिसे हम नाम देते हैं ओम्बुड्समैन। यही है ना? सही लिखा हूं? थोड़ा अंग्रेजी में चल गया, हिंदी में ही चलना चाहिए। कभी कभी देखिए, हिंदी माध्यम के पढ़ा हुआ आदमी तो अंग्रेजी लिखने में बड़ा मजा आता है, और कुछ, सब नहीं, सब तो लिख ही नहीं पाएगा। और वैसे ही अंग्रेजी माध्यम वालों को कभी कभी हिंदी में लिखने में मजा आता होगा, थोड़ा हिंदी में लिखें। तो हम भी आजमाए, देखे, सही लिख लिए। इसमें देखिए, दो दिख रहा है, है? दो है। स्वीडिश शब्द है। क्या अर्थ होता है इसका? क्या अर्थ होता है इसका? ओम्बुड मैन, ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता हो, उसी को क्या कहते हैं? शिकायत आपको हुई, चले गए आप, अब आपके प्रवक्ता के रूप में यह कार्य करेगा। समझ में आया? नहीं आया? ओम्बुड्समैन, ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता हो, उसी को ओम्बुड्समैन कहते हैं। जैसे शिकायत होगी आप लोगों की, तो जब शिकायत होगी इसके पास जाएंगे तो आपकी प्रवक्ता यानी आपकी वकालत करेगा। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है, उसी को क्या कहते हैं? ओम्बुड्समैन। जो सही शब्द है वो यही है, ओम्बुड्समैन का। स्वीडन में सोचिए 1809 में पाया। हम बनेंगे विश्वगुरु। उस दौरान मैं आपसे बता रहा हूं कितने वर्ष हम लोग पीछे हैं, कितने वर्ष पीछे हैं। उस दौरान इसके जांच के दायरे में जो चीजें बताई गई, आज भी हिंदुस्तान में इसके जांच के दायरे में वो विषय नहीं है। डरते हैं लोग, डरते हैं। सबसे बड़ी चीज कि इसका जब कार्य निर्धारित हुआ कि ये क्या कार्य करेगा, यहां पर कंपेयर करते जाइएगा, कंपेयर करिएगा। जब मैं भारत के बारे में चर्चा करूंगा, इसका क्या कार्य होगा, तो एकदम सिंपल शब्दों में लेकर चलिए। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस का ये पार्ट है, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? उसी का एक पार्ट है। इसका काम क्या है ओम्बुड्समैन का? कि गंदे शासन को समाप्त करना। तो गलत शासन क्या समझते हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक चीज, आप लोग यूपीएससी के एक्सपीरियंस हैं, तो कभी भी दायरा बेटा सीमित मत करना। आप लोग जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, यूपीएससी वही चाहता है कि एक दृष्टिकोण तक सीमित मत रहो आप। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए जब इसकी जरूरत होती है, संविधान को समझाने के लिए, तो मैं इकोनॉमिक्स को भी इन्वॉल्व कर लेता हूं, उसकी भी मदद लेता हूं, सोशियोलॉजी को भी ले लेता हूं, साइकोलॉजी को ले लेता हूं, ज्योग्राफी भी आ जाता है। तो एक क्षेत्र तक सीमित मत रखो अपने आप को। सोच, इसका मतलब यह हुआ कि किताब में अपने आप को सीमित रख लिए, सीमित नहीं रखना। सोचिए अब आप, क्या कुप्रशासन को समाप्त करना, और कुप्रशासन का सेंस, जब हम गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस की बात किए तो उसका थीम क्या था? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट थीम मत छोड़ना।
डेवलपमेंट, वह विकास कभी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं तक था। याद आया? गवर्नेंस में, गुड गवर्नेंस में वह विकास लोगों के लिए कहा गया कि बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, बेहतर सेवाएं प्रदान करना, यहां तक था, लेकिन वहीं तक सीमित न रहा। यह कहा गया कि ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिनसे न केवल वर्तमान पीढ़ी की जरूरत पूरा हो सके, बल्कि भविष्य की पीढ़ी भी अपनी जरूरत पूरी, सतत विकास, जिसके लिए मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हुई, विकास की बात नहीं हुई। किसकी बात हुई? तो मैंने कहा कि कभी भी आप कहीं पर भी पढ़ें, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि आप कहीं पर भी पढ़ें, जहां पर भी पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें। आप अगर ईमानदार होंगे, टीचर कभी चीटिंग कर ही नहीं सकता, बच नहीं सकता। आप अगर 10 जानेंगे और टीचर भी वही 10 जानकर पढ़ा जाएगा, आप आकलन कर लेंगे कि यार पढ़ने से बेहतर है हम खुद ही पढ़ लें, स्टडी कर लें। वही तो बात वो भी बता रहा है। तो क्या जरूरत है हमें कोचिंग ज्वाइन करने की? 10 साल पहले भी वही बता रहा था, 2022 में भी वही बता रहा है। अपडेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। स्वीडन 1809, उस स्वीडन में ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना की गई, जिसमें 2 शब्द हैं, ओम्बुड एंड मैन। इसका अर्थ कोई पूछे तो बताने की हैसियत में है हम लोग, है? नहीं बता सकते हैं। ओम्बुड, मैन तो व्यक्ति आ गया, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा। जब आपकी शिकायत होगी, इस क्लास से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित शिकायत होगी, तो आप इसके डायरेक्टर मनीष सिंह से बात करेंगे। अब आपने शिकायत पूरी बात कर दी, अब आपकी प्रवक्ता एडवोकेसी कौन करेगा? मनीष सिंह करेंगे। इसके कार्य निर्धारित किए गए, और कार्य क्या क्या निर्धारित किए गए हम थोड़ा टैली करेंगे एआरसी की रिपोर्ट से भी। पहले एआरसी की, जो पहले प्रशासनिक सुधार आयोग 66 से 70 तक बनाई गई थी, उसकी एकदम हूबहू सेम थी। क्या शानदार था, क्या मस्त था। फिर देखिएगा, मैं चर्चा करूंगा। इसका कार्य क्या कहा गया? कुप्रशासन को समाप्त करना, बैड एडमिनिस्ट्रेशन को समाप्त करना। इसका मतलब यह हुआ एक ऐसे शासन को स्थापित किया जाए जिसमें लोगों का सतत विकास हो सके। सतत विकास का अर्थ, सतत विकास, यही सब मैं बार बार बोलता हूं कि 200 और 250 शब्द में लिखना है। जो 200 और 250 शब्द में लिखना होगा ना, तो शब्दों की मार करेंगे आप। अपार शब्द लिखने के लिए आपके पास वक्त ही नहीं होगा। कम शब्द में ज्यादा गंभीर मार करें आप। मैंने कहा कि एक ऐसा वक्त था जब शासन यानी गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस में डेवलपमेंट थीम था, लेकिन वह विकास केवल हमारी जरूरत तक सीमित नहीं रहा। आप लोग यहां बैठे, आप कहिए कि विकास का अर्थ क्या है, तो मेरी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यह विकास था, डेवलपमेंट था। लेकिन यह डेवलपमेंट 21वीं शताब्दी में अपना ट्रेंड चेंज कर लिया और कहा कि यहां पर जो बैठे हैं, यानी वर्तमान जो पीढ़ी है, इस वर्तमान पीढ़ी का ही विकास लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ भावी पीढ़ी भी अपना विकास कर सके। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। ये देख रहे हैं, उस वक्त से लगे हैं सब। और आज हम लोगों के वहां कागज पर गुड गवर्नेंस है, जमीन पर नहीं है। आज कितने साल पीछे हम लोग, कितने 100 साल। दूसरा कहा गया, दूसरा काम प्रशासनिक भ्रष्टाचार को समाप्त करना। यह 1809 की बात है, मैं स्वीडन की बात कर रहा हूं। तकरीबन आज यूरोप के हर देश की यही स्थिति है।
सब पैरेलल हैं, कोई थोड़ा सा 20 है, कोई 19 है। कोई भी इंडेक्स निकलता हो, आप देख लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स निकले, करप्शन का इंडेक्स निकले, हंटर इंडेक्स निकले, आपको देखने में आएगा कि यूरोप के ये वो देश हैं जो एकदम टॉप पर बने हैं। सब नहीं है, यही तो पढ़ते हो, कुछ तो कॉमन चीजें हैं जो हमेशा वहीं पे पड़ा रहेगा। हैप्पीनेस का इंडेक्स निकलता है, निर्धनता का आप लोग देखते होंगे, ये टॉप पर बने हैं, और हमारी स्थिति बस से बदतर होती चली जा रही है। पाकिस्तान और साला सबसे गंदा देश था, उससे भी नीचे हम पहुंच गए, नहीं पहुंचे। हाँ, ये कह सकते हैं, मन को शांति के लिए कह सकते हैं कि ऐसी संस्था जिसने ये रिपोर्ट दी है या जारी किए है, हंगर इंडेक्स या करप्शन का इंडेक्स, जिसमें भारत पाकिस्तान से भी बहुत नीचे है, हमें इसकी निष्पक्षता पर विश्वास ये भारत को बदनाम करने की एक साजिश है, कह सकते हैं। कहने में क्या जाता है, कहा जाए, बहुत से लोग हैं ये कहते हैं। दूसरा देखिए क्या कह रहा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार को समाप्त करना, और उन देशों में आपको प्रशासनिक करप्शन मिनिमम होगा, मिनिमम हमको लग रहा है कि न के बराबर होगा, नहीं होगा। हमारे वहां मैक्सिमम है, अधिकतम करप्शन। पूजा सिंघल अभी हाल ही की बात है, मल्होत्रा, माहेश्वरी नोएडा, पूजा सिंघल झारखंड, 28 राज्य हैं, 2 भी नाम लिया हूं। पंजाब में जिसका नाम ले रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो मंत्री था। ये बहुत बेहतर पहल है कि मंत्री के खिलाफ शिकायत हो रही थी मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री ने उसको संज्ञान में लिया और स्टिंग ऑपरेशन करवाया, फंसा। तो एक हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ना कहें, बल्कि एक अच्छी दिशा में कदम बढ़े हैं। उसने एक अच्छी दिशा में कदम बढ़ाया है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य होना चाहिए, है ना। तुरंत इस्तीफा भी दिए, स्टिंग ऑपरेशन तुरंत, तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। आज देख रहे हैं प्रशासनिक भ्रष्टाचार, मैंने आपको पूजा सिंघल का नाम लिया, ऋतु माहेश्वरी, अरे एक से एक कलाकार है भाई, एक से एक कलाकार हैं, एक से एक कलाकार। 25 साल की नौकरी, 10 साल की नौकरी, और करोड़ों का बंगला खड़ा, ऊपर से नीचे तक किसी शादी में उसकी पत्नी जाती है गहना से भरी हुई है, कहां से आया है हैसियत लेने की। क्लास 1 का ऑफिसर जितनी आपकी सैलरी मिलती है, अगर आप लोग प्रॉपर आईएएस हो गए तो जितनी सैलरी मिलेगी, अगर 10 साल की सैलरी ले लें तो भी उतना बड़ा बंगला आप नहीं बनवा पाएंगे। तो फिर बनवाया कहां से, तो कृपा रही, बनवाया कहां से, कृपा रही किसकी, पॉलिटिशियन की और किसकी, कैपिटलिस्ट क्लास की। यही तो गठबंधन है भारत में, नौकरशाही, नेता और बिजनेस क्लास, ये तीनों मिले हैं। अब मिलकर भारत में मजा ले रहे हैं, सब मिलकर भारत में मजा ले रहे हैं, और आप लोग पसीना बहा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। और क्या हो रहा है, इससे बड़ा तमाशा क्या हो सकता है। हर चीज जानते हैं, हर चीज जानते हैं, हर चीज जानते हैं। ये गुड गवर्नेंस नहीं है, देख लीजिए यहां पर, गुड गवर्नेंस नहीं है कि इस देश के किसी भाग में कोई व्यक्ति बोलता है बताओ तेरा नाम क्या है, और मारता है उसको, और इतना ज्यादा मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। ये गुड गवर्नेंस है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और हद तब हो जाती है कि 18 राज्यों में उनकी सरकार है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, और एक बार अगर मन की बात में यह बोल दे कि इस देश में कोई भी इस प्रकार की अगर हरकत करता है तो सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। कोई करेगा, लेकिन बोलेंगे तब ना, बोले गुड गवर्नेंस होना चाहिए। भाषण देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता होगा। और इसका सामना किसी और को नहीं, हत्या उसकी हुई, मारने वाला मार दिया भाग गया, नपेगा कौन, प्रशासनिक अधिकारी।
जिला अधिकारी, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे जिले में इतनी बड़ी घटना हो गई। ले भाई, अरे 10 आंख है उसके पास, 10 दिमाग है, 10 हाथ है क्या, वो भी इंसान है। एक बार बोल के देखिए ना, रुक गई तो कहिएगा आप कि कोई भी इस देश में संगठन और इस प्रकार का कोई माहौल पैदा करता है जो न केवल गलत आचरण को बढ़ावा दे बल्कि इस विकास में बाधा पैदा कर रहा हो, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए कैसे लोग सख्ते में आते हैं। सड़क पे चलेंगे ना तो इधर उल्टा सीधा देखने में भी 10 बार सोचेंगे कि देखें कि ना देखें। कह के देखिए, असर होगा। प्रशासनिक भ्रष्टाचार चरम पे हमारे वहां पर है ही नहीं है, क्योंकि यथार्थ रूप में न केवल कागज पर यह सिद्धांत है, न केवल पेपर पर इनको यह कार्य दी गई है, पावर दिया गया है, बल्कि व्यवहार में ऐसा करते ही है, इसलिए वहां पर करप्शन नहीं है। तीसरी चीज देखिए, यह कहा गया कि जो भी कार्य ये करेंगे वह स्वतंत्र और निष्पक्षता पूर्वक करेंगे। जो भी कार्य करेंगे वह स्वतंत्रता और निष्पक्षता पूर्वक करेंगे। कहां की बात मैं कर रहा हूं, किसके बारे में, इसी के बारे में, जिसको अंग्रेजी में यह मैंने लिखा है। गवर्नेंस है, कंपेयर आपको करना है। पेपर में आप देखेंगे जाकर तो उसमें तुलनात्मक दिया होगा, देख लें आप। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच, और वहां पर या यूरोप के देशों में किसी भी घटना पर कोई समिति बनाई जाती है, उसकी रिपोर्ट जो आती है लोग उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। उनको मालूम होता है कि इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं। हमारे वहां जांच हो गई, अब प्रभावशाली व्यक्ति है तो अच्छे से जांच हो जाएगी कि जो मेन कल्प्रिट होगा, जो मुख्य दोषी होगा, वही जांच के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। हत्या मैंने किया, मैं किसी प्रभावशाली व्यक्ति का आदमी हूं, उसका लड़का हूं, मैं जांच के दायरे से बाहर, फलाने को पकड़ लिया, यही था। मिसाल दूं कि समझ में आ गया है? एक नहीं है, बहुत उदाहरण है, एक नहीं बहुत उदाहरण है। जांच हो इस देश में, बड़े से बड़े लेवल पर कॉन्स्पिरेंसी हुई, जांच होनी चाहिए, निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। जो मुख्य दोषी हो, जैसे जम्मू कश्मीर वाला था, आजीवन कारावास की सजा हुई, मैं कह रहा हूं कि उसे मृत्युदंड की सजा देनी चाहिए थी। मिसाल बने कि जो भी देश के साथ को कृत्य करेगा, देश के खिलाफ जिस भी एक्टिविटीज में शामिल होगा, आजीवन नहीं मृत्युदंड की सजा दी जाए। मिसाल बने, क्योंकि दंड का 2 उद्देश्य होता है, पनिशमेंट का 2 उद्देश्य होता है। एक तो यह उद्देश्य होता है कि जिस अनुपात में उसने अपराध किया उस अनुपात में उसको दंड दिया जाए तो भोगो, और दूसरा उद्देश्य होता है समाज में मैसेज देना, समाज में भय पैदा करना कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। कहां होता है, कहां होता है? उमर खालिद आज तक बंद है, उसी केस में उमर खालिद आज तक बंद है, और आतंकवादियों के साथ जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था वो 2 महीने के बाद छूट गया। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच है? उमर खालिद ही शायद नाम है, यहीं का स्टूडेंट था, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जेएनयू का, कहीं का था। देवेंद्र सिंह या देवेंद्र मिश्रा या शर्मा, क्या नाम है? देवेंद्र शर्मा, देवेंद्र सिंह या देवेंद्र शर्मा, ऐसे कुछ नाम है, डिप्टी एसपी थे। उनकी 4 व्हीलर से आतंकवादी जा रहे थे और उस 4 व्हीलर पर देवेंद्र पकड़े गए। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधि नियंत्रण अधिनियम, यानी आतंकवादियों के ऊपर जो कानून लागू होता है, वो कानून यह कहता है कि अगर किसी आतंकवादी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं तो आपको भी आतंकवादी माना जाएगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे कोई वित्तीय लाभ पहुंचाते, कोई स्रोत पहुंचाते, भोजन पहुंचाते, घर में ठहराते हैं, बाइक देते हैं, लेकर जाते हैं, सब टेररिस्ट एक्टिविटीज है। तो कैसे वो छूट गया? उसके पास तो एविडेंस था, वो कैसे छूट गया? तो हमारे वहां जो जांच एजेंसियां जांच करती हैं उनकी निष्पक्षता पर वैसे ही प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाता है। यहां देख रहे हैं कि स्वतंत्रता
पूर्वक और निष्पक्षता पूर्वक जांच करेगी। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ओम्बुड्समैन जब जन शिकायतों की सुनवाई करेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब शिकायत की सुनवाई करेगा, तो उसमें सरकार का कोई इंटरफियर नहीं होगा। स्वतंत्रता और निष्पक्षता का यह अर्थ होता है। कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। हमारे वहां है ऐसा, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकारें किसी भी पार्टी, सरकारें बदलती रहती हैं। चौथा काम देखिए, भाई भतीजावाद को समाप्त करना। जनता को शिकायत है वहां पर कि मंत्री का लड़का भी मंत्री बन रहा, शिकायत है। ओम्बुड्समैन उसको डिस्करेज करेगा कि यह प्रवृत्ति राजनीति में विकसित नहीं होगी। यह प्रवृत्ति राजनीति में विकसित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिपब्लिक के खिलाफ है। मैं खुद ही अपने द्वारा शब्द बोलता हूं और फंस जाता हूं। और आप लोगों को लगता होगा कि फिर फंसाए। भाई भतीजावाद क्या हमारे देश में ऐसा नहीं है? चाहे राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो। आज इसके बारे में मैं आप लोगों को उदाहरण दे सकता हूं कि निश्चित रूप से मैं इसके लिए सचिन तेंदुलकर की प्रशंसा करूंगा कि लड़के का सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन 24 मैच हुआ, 24 में से एक भी मैच में उसको खिलाया। अगर प्रभाव का इस्तेमाल करता तो शायद खिला दिया गया होता। तो ये अच्छी बात है, बढ़िया है। सचिन अपनी मर्यादा को रखे रहे, एक भी मैच बच्चा खेला नहीं है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि खेल पर ध्यान दो, मेहनत करो। ठीक है, लेकिन क्या राजनीति में भी ऐसा ही है? क्या राजनीति में भाई भतीजावाद नहीं है? राजनीति में वंशवाद नहीं है? जैसे अखिलेश देखिए आ गया, मुलायम सिंह यादव, राहुल गांधी, सारे यादव, बहुत सही, सारे यादव। अब बाकी तो एक ऐसी पार्टी है जो किसी संगठन के सिद्धांत से संचालित होती है, और उस संगठन का मूल सिद्धांत है शादी नहीं करते। हंस क्या रहा है? जाके आप पता करो, शादी नहीं करते तो होगा नहीं तो भाई भतीजावाद कहां से? समझ में आया? लेकिन वहां पर भी जिसकी है वो भी कर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह आपके सामने है, माननीय राजनाथ सिंह, पंकज, यही पंकज हर राजनीतिक दल में है। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि इस वक्त अगर बीजेपी की हमारी सरकार है, उसकी कमियां हैं, तो इसके पिछले जो कांग्रेस की सरकार है उनकी भी कमियां रही हैं। तो जब एनालाइज करो तो पार्टी के बेस पर नहीं की जाती है, उसके कार्यों के आधार पर किया जाता है। उसके कार्य के आधार पर आप विश्लेषण करिए तो देखने में आता है कि भाई भतीजावाद। अब मैं आप लोगों से यहां पर कहा कि इन जैसे देशों में इसका काम है भाई भतीजावाद को समाप्त करो, कम ना करो, समाप्त, जड़ से एकदम खत्म कर दो, कि राजनीति में नए लोगों को आने का मौका मिले। राजनीति में नए लोगों को आने का मौका मिले। अब आप देखिए, कहा जाता है कि हमारे देश में क्या हुआ, ज्यादा समझ में आ गया क्या? क्यों ज्यादा समझ में आ गया क्या? इंटरैक्ट हो रहे हैं, हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए। ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं आप, CO2 ले रहे हैं, वही छोड़ रहे हैं वही ले रहे हैं, सेहत के लिए नुकसान करेगा, हटा दीजिए, सही नहीं है। मास्क उस मत लगाइए, बाहर जाइएगा तो लगा लीजिएगा। आप लोग कोशिश करिए, सभी सारे लोगों की बात मैं कर रहा हूं। हालांकि ये भी एक पैसा कमाने का जरिया हो गया पुलिस के लिए, ये भी तो करप्शन है। बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, पुलिस घुस गई, 500 रुपये काट दी। अभी लाइब्रेरी में हुआ था ना। देखिए भाई भतीजावाद, मैंने क्या कहा कि इस स्वीडन में ओम्बुड्समैन का काम है, महत्वपूर्ण काम है भाई भतीजावाद को समाप्त करना, और उसने किया है। लेकिन हमारे देश में आज भी भाई भतीजावाद है, अर्थात रिपब्लिक वैल्यूज से हम कोसों दूर हैं। हमारे देश में रिपब्लिक है, देश को रिपब्लिक घोषित किया गया, तो रिपब्लिक के जो सैद्धांतिक पहलू है वो मौजूद है, व्यवहारिक पहलू गायब है। क्यों? क्योंकि रिपब्लिक कहता है
नो प्रिविलेज क्लास। अगर किसी देश में लोकतंत्र और लोकतंत्र का रिपब्लिक स्वरूप है तो उस रिपब्लिक स्वरूप में कोई विशेषाधिकार वर्ग नहीं होगा। विशेषाधिकार वर्ग उसको कहते हैं जो बाय बर्थ कुछ लेके आता है, फलाने का लड़का है, सब उसके पास है, वंश के आधार पर मिलता है। लोकतंत्र में वंश के आधार पर कोई अधिकार है? रिपब्लिक में है क्या? न्यायाधीश का लड़का ये उसके माथे पर लिखा है कि न्यायाधीश होगा, लेकिन हमारे देश में तो होता है। हमारे देश में तो ये लिखा है कि फलाने मुख्यमंत्री है तो उनका लड़का भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री, माथे में लिखा हुआ है। ये भाई भतीजावाद वंशवाद नहीं है। तो कोसों दूर हम अपने रिपब्लिक वैल्यूज से हैं। समझ में आया? इसलिए मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि कोई भी विषय आप पढ़ो तो एक जगह अपने आप को सिमट के न रखिएगा। दो है, अगर दो है तो उसके मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट होंगे। दो से पता नहीं क्या क्या बन सकता है, क्या क्या हम बना सकते हैं। दो से सिर्फ दो ही नहीं बनता, बहुत कुछ बन सकता है। उसके बारे में हमको सोचना है। चलिए, भाई भतीजावाद को समाप्त करना। अब बाकी ये कहा गया कि इसके द्वारा किए गए कार्य में कोई न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होगा। हां, न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होगा। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण, भाई न्यायपालिका तो ठीक है, भाई लोग हैं एविडेंस के बेस पर अपना इंटरफेयर करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जानते हैं क्या कहा गया? कि स्वीडन में जो ओम्बुड्समैन है उसका सरकार के कार्य यानी कार्यपालिका के कार्य से भी स्वतंत्रता होती है। कार्यपालिका यानी सरकार के कार्य का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। कार्यपालिका के कार्य का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हो गया? कितनी बात बताया मैंने? 6-7 बातें, जो भी होगा। ये तो रही बात स्वीडन में पाए जाने वाले ओम्बुड्समैन की। हमारे देश में मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि लोकतंत्र है, और जाहिर सी बात है लोकतंत्र में हम ही स्वामी हैं, आप सारे लोग मालिक हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, पॉपुलर सॉवरेनिटी है, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत प्रचलित है, और अंततः यह कहा जाता कि जनता ही स्वामी है। तो अगर इस लोकतंत्र में वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग को सरकार के किसी व्यवस्था से कोई शिकायत हो तो जाहिर सी बात है कि न केवल शिकायत को संज्ञान में लेना होगा बल्कि तत्काल उसकी सुनवाई भी। तो इसके लिए एक मशीनरी होना चाहिए। और अगर हमारे देश में कहीं भ्रष्टाचार होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी मशीनरी होनी चाहिए। यह शुरू से ही आवाज आ रही है। और इसके लिए कई वैधानिक और संस्थात्मक प्रावधान मिलता है। यानी कानून के द्वारा कई चीजें बनाई गई हैं, कई संस्थाओं के रूप में बनाई गई हैं। ऐसा थोड़े है कि बुढ़ऊ आ गए, जंतर मंतर पर बैठ गए और तभी हमारे देश, उसके पहले से है। देश आजाद हुआ, आजाद होने से पहले भी कानून मौजूद थे, आजाद होने के बाद भी आज भी ढेर सारे कानून मौजूद हैं। देखिए, जन शिकायत को दूर करने के लिए और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के लिए हमारे देश में बहुत से कानूनी प्रावधान हैं।
बहुत से संस्थाएं भी मौजूद हैं, जैसे स्वीडन वाला या समझ में है। चलिए आते हैं भारत पर। डेवलपमेंट में बता रहा हूं आप लोगों को, विकास कैसे हुआ। भारत में मुख्य विषय क्या है? हम लोग का मुख्य विषय क्या है? नहीं बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल, जनता की शिकायत के लिए निवारण तंत्र होना चाहिए और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कानून और संस्थाएं होनी चाहिए। बहुत से कानून हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, यानी जनता की शिकायत पर विचार करने के लिए, निवारण करने के लिए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए बहुत से लीगल प्रोविजन हैं, बहुत से संस्थात्मक ढांचे हैं, यानी संस्थाएं बनाई गई हैं। देख रहे हैं आप 1850। ये सब बताने के पीछे उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है, ये जो ये पैरा चल रहा है कि मान लें अगर खुदा न खास्ता पीटी में आ गया तो 5 तारीख को है, तो हो सकता है कि उससे रिलेट करके पूछता रहता है। तो केवल एक ही कानून से हमें काम नहीं चलता, केवल एक ही कानून से काम नहीं चलता। लोक सेवक जांच अधिनियम 1850, आईपीसी 1860, इसमें भी है इसके लिए प्रावधान। क्या आईपीसी समाप्त हो गया है क्या? नहीं है क्या हमारे देश में? आज भी है, लीगल प्रोविजन है। वैसे ही विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, नहीं बेटा 41 है। विशेष दिल्ली पुलिस, यह है प्रतिष्ठान अधिनियम 1946, यह है। इसी के तहत सीबीआई का गठन हुआ था। इसी से सीबीआई कानून मतलब शक्ति प्राप्त करती है, यही कानून है विशेष दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946। ये सब उसी के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए? ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से मौजूद है। अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1968, केंद्रीय सेवा आचरण नियमावली 66, रेलवे सेवा आचरण नियमावली 1964, सीबीआई संस्था के रूप में 1963, सीवीसी 1964, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988,
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, संसद और उसकी समितियां, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब क्या है? लीगल प्रोविजन के साथ साथ संस्थात्मक ढांचे का भी प्रावधान किया गया। देख लें आपके सामने, मोटा मोटी मैंने आपके सामने लिखा है। ठीक है, हो गया। ये सब, ये सारे के सारे ऑलरेडी मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। पीटी में आपके काम को, मेंस के लिए इसका कोई मतलब नहीं, मुख्य परीक्षा के लिए कोई मतलब नहीं। कितना लिखेगा आदमी? हमको थीम से अलग हटना ही नहीं है, तो क्या जरूरत है इन सबको लिखने के लिए? पता चलेगा सब भर गया उसी से, और जो लिखना था वो छूट गया, है ना। तो हल्का सा हम इशारा करते हैं, बाकी निकल जाता आदमी, मुख्य विषय की तरफ लौट जाता है। तो पीटी के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर मुझको याद हो सकता है पढ़ाने के लिए, तो आप लोगों को एग्जाम देने के लिए याद करना चाहिए। मालिक की मर्जी है, देखिए मैं लिख गया सब, वही मैं देख रहा था कि भूला तो नहीं हूं। नहीं भूला हूं, आप लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए, है ना। कोशिश करिए, कोशिश करेंगे, ठीक है, होगा। थोड़ा सा भूलता है आदमी, चूंकि ये तो आप लोग पढ़ ही चुके थे। क्या पढ़ाते समय? है? ठीक है, चलिए। इतने नहीं, उसे एनआईए भ्रष्टाचार के लिए नहीं है, और देश की सुरक्षा के संदर्भ में एनआईए वगैरह काम करते हैं। और भी संस्थाएं होंगी, बहुत से ब्यूरो आए। राज्य स्तर पे बहुत से ब्यूरो हैं, हाँ बहुत से ब्यूरो हैं, बनाए गए हैं। मेन आपके सामने ये सब जानना चाहिए। हाँ, ये हो गया, ये हो गया। इसमें जैसे महत्वपूर्ण ये भी हो गया, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, ये भी शिकायत नहीं है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होता है तो वो भी शिकायत करेगा। किससे शिकायत कर रहा है? इस देश के नागरिक के रूप में वो भी तो शिकायत करेगा, अपने कमीशन से करेगा। नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब कमीशन, वो भी शिकायत करेगा, उसका समाधान करता है वो। तो ये लीगल प्रोविजन के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर भी मौजूद है भारत में। अब आते हैं मुद्दे पर, लोकपाल को लेकर। पलट दें, देखिए 70 का दशक था, 1970 का दशक था। का दशक था, और 1970 के दशक में राजनीति में बड़ा उथल पुथल हुआ था, बहुत जबरदस्त। संविधान पढ़ाते समय मैंने आप लोगों के बीच में चर्चा किया है मूल अधिकारों के सिलसिले में, नहीं? जवाहरलाल नेहरू की डेथ, और जवाहरलाल नेहरू का भी क्रांतिकारी कदम था भाई। जवाहरलाल नेहरू का भी क्रांतिकारी कदम था पब्लिक वेलफेयर स्टेट, यानी लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने में, क्योंकि यह नेहरू ही थे जिनके रिजीम में पहला संशोधन हुआ और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 15 में सेक्शन 4 जोड़ा गया, 31 में सेक्शन ए और बी जोड़ा गया। ये नेहरू थे। बहुत बड़ा आलोचना करना अलग है, हम किस नजरिए से देखते हैं किसी को, यह डिपेंड करता है। बड़े लोग थे, बड़ी सोच थी, बड़े लोग थे। बड़े लोग नहीं थे, सोच बड़ी थी। और आज सोच छोटी हो गई है, लोग बड़े हो गए, उल्टी चीजें चलने लगी। तो जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई तो आप लोगों को मालूम है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की रेस में कौन आगे था? कौन आगे था?
है? मोरारजी देसाई थे, सबसे योग्य कहे जाते हैं, बहुत लर्नेड पर्सन थे, बहुत योग्य थे मोरारजी देसाई। नहीं बने, नहीं बने। और कोई भी व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री होगा कौन, कौन नहीं होगा, यह बहुमत दल तय नहीं करता है, पार्टी तय करती है। सहमत हैं? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, यह उत्तर प्रदेश के 220 या 25 लोगों ने तय नहीं किया, शीर्ष नेतृत्व तय किया। यही नहीं लिखता अखबार में, शीर्ष नेतृत्व, यानी पार्टी तय करती है, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जिसके लिए लिखता शीर्ष नेतृत्व। तो अब वो परंपराएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। वैसे ही जब नेहरू की मौत हुई तो यह हुआ कि अब चौधरी चरण सिंह बनेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने से ज्यादा शक्तिशाली आदमी को पसंद नहीं है। नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना। जेलेसी आएगी, हालांकि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन जलन आएगी, हसद होगी। आप लोगों में से कोई भी बहुत तेज अगर मिल जाए लड़का ना, तो जलन होगी। अरे को 24 घंटा मैं पढ़ रहा हूं, आगे ये है, खूब होता है। तो कोशिश कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और हम मेहनत करके उसके बराबर या उसके आगे निकल जाए। राजनीति एकदम उल्टा है, राजनीति एकदम उल्टा है। बनना चाहिए था चौधरी चरण सिंह को, चौधरी चरण कर रहा हूं, मोरारजी देसाई को, अब बना दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को। वजह सीधे थे, तो ऐसे सीधे आदमी को कंट्रोल करने में मजा आएगा। के कामराज अध्यक्ष था कांग्रेस का, साउथ का रहने वाला, उसको चाहिए कैसा आदमी, एकदम लुंज पुंज, लहराता हुआ चले। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री तो ऐसे नहीं थे, शरीफ आदमी थे। तो के कामराज को लगा कि जैसे हम कहेंगे वैसे प्रधानमंत्री हमारे देश का कहा, किंग मेकर कहा जाता है के कामराज को, इंडिया में किंग मेकर कहा जाता है। सोच लें आप लोग, बना दिए लाल बहादुर शास्त्री को। यह अलग बात है कि परिस्थितियां इंसान को विलेन बनाती हैं तो हीरो भी बनाती हैं। परिस्थितियां, इसलिए कहा जाता है कि परिस्थितियों का व्यक्ति दास होता है। हालात ऐसे ही हुए, 1965 का युद्ध हो गया। हमारे पास जानते हैं 62 का युद्ध झेल चुके थे, हम लोग हार में थे, इकोनॉमी हमारी कोलैप्स हो गई थी। युद्ध इतनी बड़ी मार देकर जाता है लंबे समय के लिए कि उबरना बहुत मुश्किल होता है। 50 साल 60 साल आदमी पीछे हो जाता है, देश हमारा पीछे हो जाता है। 62 का युद्ध हारे हुए थे लाल बहादुर शास्त्री। नेहरू की मौत, सदमे में देश था, और जब संभाले तो बैठे बैठे साला वो हमला कर दिया। पिताजी कहे थे, आज वह पिताजी के साथ गलबहियां हमारी हो रही है, नहीं हो रही है क्वाड में। हाँ, उस वक्त के पिताजी कहते कर दो, कर दिया, कर दिया। और कहा जाता हमें काफी नुकसान भी पहुंचाया था उसने, काफी नुकसान पहुंचाया। और तो और 7वां बेड़ा भी भेज दिया था वो, सुने होंगे आप लोग, 7वां बेड़ा भेज दिया। ये ईरान था जिसने रोक दिया। रूस कहां से पढ़ते हैं आप लोग? बांग्लादेश वाले में था। 7वां बेड़ा भेजा था, ईरान रोक दिया। तो सबसे बड़ा दोस्त वही हुआ ना। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है तो हम उसके खिलाफ में प्रस्ताव में वोट देते हैं। तो कहा जाना कि परंपरागत मित्र को हमने छोड़ दिया, उसके बाद भी ईरान भारत के साथ खड़ा है। पुराने मित्रों को छोड़ना नहीं चाहिए कभी, गड़बड़ नहीं हो गया फिर ट्रैक पे आएगा। कूटनीति होती है, डिप्लोमेसी होती है। खैर, अब भाई साहब इधर लाल बहादुर शास्त्री जैसा शरीफ आदमी हमारे इलाहाबाद से, निहायत शरीफ आदमी, आज भी उनका छोटा सा घर है, छोटा सा घर, सुर्ती खाते थे। मतलब ये मतलब नहीं है कि जो सुर्ती खाने वाला वो शरीफे होगा, सुर्ती खाते थे। उनकी पत्नी भी वैसे ही शानदार थी। लोगों के बीच राजनीति किए थे, इसलिए लोगों की भावनाओं को समझते थे कि लोगों की भावनाएं किस स्लोगन से जुड़ सकती हैं। तो जय जवान हुए पॉपुलर। के कामराज की आंख की खुली रह गई, साला ये क्या हो गया। और लोग मदद करने लगे फंड में,
लोग मदद करने लगे फंड में। हैदराबाद का निजाम सुने होंगे आप, 500 किलो सोना दिया था, लेटर दिया गया था। भाई देश के नागरिक हैं, देश के ऊपर मुसीबत, तो हर नागरिक की जिम्मेदारी अपने हैसियत के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करेगा। पत्र गया था, उसने कहा बिल्कुल है हमारे पास, मैं देने के लिए तैयार हूं, जहाज लेकर आइए। लाल बहादुर शास्त्री खुद गए थे जहाज लेकर, और 500 किलो सोना, उसमें से एक सोना का आधा मिले अरे 1-8 किलो गिर जाता तो मर भी जाता आदमी, 1-8 किलो गिर जाता, ऊपर गिर गया तब गिर जाता। अरे कहो हमारी झोली में गिर जाता। एक कहने का इंटेंशन वही है। चलिए 500 किलो सोना लेके आए और नतीजा हुआ कि हम जीत गए, भारत जीत गया। देखो राजनीतिक 60 से 70 का दशक कितना उथल पुथल का दौर था, भारत के लिए बड़ा खराब दौर कहा जाता है। युद्ध हम जीत गए, और जिस भारत पर कब्जा का मंसूबा था, उस पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर हमारा कब्जा हो गया। तो चच्चा को यह बात कैसे रास आती, समझ रहे होंगे? हाँ, रास नहीं है। साले ने ताशकंद में बैठक करवाया, भारत में बैठक नहीं करवाया, ताशकंद में बैठक करवाया। भारत में बैठक करवाने का मतलब भारत की अहमियत बढ़ जाती। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इस लेवल पे होती है। बड़े लोग आपके घर में बैठकर अगर बैठक करें तो आपके घर की अहमियत बढ़ जाती है कि अच्छा फलाने के वहां गए थे, चले गए सब ताशकंद कि पाकिस्तान नाराज ना हो। गए, बातचीतें जो भी होना था, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी का विषय है, बहुत चर्चा हो सकती है, इधर उधर की बातें हो सकती हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है उसका। कुछ बातें हुई और उन बातों को कहा जाता कि शास्त्री जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई, रहस्यमय मौत हो गई। मिस्ट्री है, एक रहस्य है। के कामराज को मुक्ति मिली। अब लगा कि भाई साहब अब गलती ना हो, अब इधर घात लगाए बैठे हैं मोरारजी देसाई कि अब नहीं तो कभी नहीं। अब कोई है भी नहीं कांग्रेस में, उनसे बड़ा नेता कोई बचा ही नहीं था, सब जूनियर लोग थे। कामराज बैठा दिए इंदिरा गांधी को। अब ये नाराज हो गए, भाई नाराज हो गए, पार्टी बाद में थोड़े, ये नाराज हो गए। अब इनकी नाराजगी को दूर करने का क्या तरीका था? तो भाई लाल बहादुर शास्त्री के रिजीम में इनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, इंदिरा गांधी के रिजीम में इनको वित्त मंत्री बना दिया गया। कहे चलो ठीक है, कम से कम वित्त मंत्री, पैसा तो है हाथ में, देखा जाएगा। इंदिरा गांधी बहुत घोषणा करेंगी, पैसे में नहीं दूंगा, वित्त मंत्री तो पेश करता है। इंदिरा गांधी इनसे बहिस निकली, हालात बदलते गए, इंदिरा गांधी इनसे 20 निकली। 1969 में बिना वित्त मंत्री से पूछे हुए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इनको लगा कि वित्त मंत्री हम, असमर्थ गांधी घोषणा प्रधानमंत्री। जैसे 2016 में 8 नवंबर 2016, भाइयों और बहनों बात, हाँ मित्रों, जो मित्रों इनकी नकल करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। राजस्थान का था जो मोदी जी की नकल कर रहा था। खैर इंदिरा गांधी ने यह काम किया, नतीजा था कि होना यह चाहिए था। देखिए कि कोई भी मंत्री हो उसको कॉन्फिडेंस मिले, काम करना चाहिए। आप मालिक हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन बेहतर हो कि सहभागी हो, पार्टिसिपेशन हो। पार्टी में टूट फूट हुई। उसी दौरान जब लाल बहादुर शास्त्री थे प्रधानमंत्री हमारे देश के, तो उन्हीं के रिजीम में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे कौन? मोरारजी देसाई थे। जब मोरारजी देसाई बन गए तब उनके स्थान पर आए प्रथम प्रशासनिक पांच अंक में वर्ष लिख दिया। 1966 70 में रिपोर्ट दिया।
देखिए क्या कहा इसने, एआरसी जिसको कहते हैं, फर्स्ट एआरसी है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये कहा जाता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, इसका अध्यक्ष कौन था? तो विकल्प में मोरारजी देसाई नहीं होगा। अगर होगा तो वही लगा दीजिएगा, अदरवाइज उनके स्थान पर जब उनका पद रिक्त हो गया तो कौन बना? के हनुमंतैया, साउथ के थे, इन्हीं को बनाया गया है। हाँ, इसको लगा दीजिएगा। दोनों नहीं देगा, दोनों में से कोई ना कोई एक नाम लिखेगा, प्रथम वाले को। और आज तक दो ही एआरसी बनी है, 2005 वाली और एक ये है ना। वीरप्पा मोइली कानून मंत्री थे, ठीक है। तो ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जिसके अध्यक्ष के बारे में मैंने लिखा है, इसने रिपोर्ट दी कि जन शिकायतों की सुनवाई करने के लिए और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के लिए लोकपाल को नियुक्त किया जाए। इसी ने कहा था। इसने कहा कि जन शिकायत का निवारण करने के लिए तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के लिए लोकपाल को नियुक्त किया जाए, यह इसकी सिफारिश थी। और उसी में बकायदा इस प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल का कार्य भी निर्धारित किया था कि लोकपाल को नियुक्त किया जाएगा तो लोकपाल ये कार्य करेगा। ठीक है, नियुक्त करने की बात इसने की थी। अब नियुक्त करेगा कौन? राष्ट्रपति, स्वाभाविक है, राष्ट्रपति। प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या कहा था कि नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, किसके परामर्श से? मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता से। यानी लोकपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करेगा, लेकिन नियुक्त करते समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श करेगा। इसी प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसके कार्य के बारे में बाकायदा सुझाव भी दिया था कि लोकपाल ये कार्य करेगा। पहली चीज, कोई सीक्वेंस नहीं है, जो आपको आता होगा वही पहला नंबर होगा। ये कोई 1 2 3 4 नहीं है कि एक को ही पहले लिखेंगे, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। तैयारी होती है, एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो ड्राफ्टिंग होगी, दिमाग में आते जाएगा, लिखते चले जाइए। क्या कहा गया कि इसकी नियुक्ति गैर राजनीतिक होगी। पहला हथौड़ा, इसकी नियुक्ति गैर राजनीतिक होगी। मतलब इसका यानी जिस व्यक्ति को भी नियुक्त किया जाए उस पर कोई पॉलिटिशियन को नियुक्त न किया जाए। हाँ, गैर राजनीतिक होगी, यानी ऐसे व्यक्ति को किया जाए जिसका राजनीति से कोई लेना देना ना हो, गैर राजनीतिक नियुक्ति होगी। एक बात होगी। कि अपने विवेकानुसार किसी भी क्षेत्र में
लोकपाल अपने विवेकानुसार किसी भी क्षेत्र में जहां भ्रष्टाचार, अन्याय या पक्षपात हुआ हो, उसकी जांच करेगा। इस देश के किसी भी भाग में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ हो, अन्याय हुआ हो या पक्षपात हुआ हो, वह उसकी जांच करेगा। तीसरी बात, इसके कार्य में कोई न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी लोकपाल जो भी कार्य करेगा उस कार्य में न्यायपालिका को कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और एक और बात थी कि स्वतंत्रता और निष्पक्षता की बात, वो तो हर जगह सेट हो जाता है कि जब आप प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जब नियुक्ति होगी, तो आप स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे। स्वतंत्रता और निष्पक्षता पूर्वक कार्य करेगा और इसे सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। हां, सरकार से किसी भी प्रकार का इसे लाभ नहीं मिलेगा। ये बातें प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने सिफारिश में कही। ये सारी बातें लालच ना हो, लाभ का सेंस ही होता कि लालच ना हो, इनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर कोई प्रभाव न पड़े। पता चले कि हम कोई कार्य करें और उस कार्य के लिए आपसे कुछ मिल रहा होगा तो वाइज तो हो ही जाएगा आदमी, है ना, वाइज होना ही है। ये देखिए, हाँ, सरकार मतलब कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रहे, यानी सरकार का इसके ऊपर कोई नियंत्रण ना हो, तभी तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी। अब कंपेयर करें, आप कंपेयर करें कि जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो गायब दिख रहा है। क्या? ना, बताओ, जल्दी बताओ, कहां गया? हमने उसको अंडरलाइन किया था। बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूं। अरे बहुत शानदार था यार, मैं उसको अंडरलाइन किया था, पेन ही इतना छोटा है ना। कहां गया? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी चीज है तो सारी बातें, थोड़ा सा मैं फिल्मों में डायरेक्टर जैसे नहीं करता है, हीरो उठाया हाथ और रोक दिया, अब दिमाग में रहता कि क्या करेगा तो एक थोड़ा सा सीन क्रिएट किया हूं अब आप सोचिए कि यार ये सब फर्जी है क्या? सबसे महत्वपूर्ण है तो सारे महत्वपूर्ण, लेकिन जो चीज आप लोगों को नहीं दिख रही है, दिखना चाहिए। क्या?
कहां गया? हाँ, स्वीडन। यहां पर भी उसको जानबूझ के मैं छोड़ दिया। अगर लिख दिया होता तो पकड़ लेते। लिख देता तो पकड़ लेते। एक चीज तो है, एक चीज जो यहां पर भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, लेकिन यहां पर जो है वो हमारे देश में नहीं है। यहां पर कि लोकपाल को स्वयं मामले को संज्ञान में लेने का अधिकार है। वह किसी भी, कोई अगर शिकायत करने जाता है तो जांच तो करेगा ही, लेकिन अगर उसको लगता है कि किसी क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है, स्वयं संज्ञान में लेकर उसकी जांच कर सकेगा। वो इसमें भी है और इसमें भी दिख रहा है। नहीं, दोनों में है। एक चीज नहीं दिख रहा है जो सबसे खतरनाक है। बताइए सबसे खतरनाक क्या होगा? क्या चाहते हैं आप लोग? कि हमारे देश में जो आजादी जीवन से, हाँ हाँ सही है, आजादी चाहिए जीवन से, बेरोजगारी से। पालो एक नौकरी। बेरोजगारी से आजादी मिल जाएगी। वह चीज सारी की सारे स्पेसिफिक कैरेक्टर इसमें मौजूद है। स्वीडन में भी था, हमारे वहां भी एआरसी ने अपनी बात में ये बात कही, मतलब हूबहू उतार दिया। लेकिन एक चीज जो उस वक्त भी नहीं था, आज भी नहीं है, जो उस वक्त भी नहीं था आज भी हमारे देश में नहीं है, और स्वीडन में उस वक्त भी था, आज भी है। क्या? मैंने आप लोगों से बोला था ये कुछ चीजें गांठ बांध लो, चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, कोई भी संवैधानिक संस्था हो, संविधानेतर संस्था हो, ऐसी संविधानेतर संस्था में अर्ध न्यायिक हो या प्रशासनिक हो, जितनी संस्थाएं हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, सारी की सारी संस्थाएं कार्य करती हैं, और जिस विषय पर कार्य करती हैं उसके बारे में अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देती हैं, और प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट के फ्लोर पर रखवाता है, किंतु सरकार उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होती। संविधान पढ़ाते समय ये मैंने बातें बताई थी, लेकिन दिमाग से फिसल गया। इसका मतलब दिमाग में काई आ गया है। काई समझते हैं आप लोग? काई आ गया, बरस लेके थोड़ा सा खुजला दीजिएगा, साफ हो जाए। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जितने संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था का मतलब जिसका संविधान में उल्लेख हो, और ऐसी सारी संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख ना हो, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधानेतर संस्था, सब अपने अपने विषय पर काम करती हैं, लेकिन इनके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है, जो सिफारिश की जाती है, उसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। इनकी भी वही कहानी, इनकी भी वही कहानी कि नागरिक ने शिकायत की, भ्रष्टाचार की जांच इन्होंने किया और पाया कि मैं दोषी हूं। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई करने की रिपोर्ट देगी किसको? ये राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति से पार्लियामेंट में रखवाएगा, लेकिन सरकार उसकी रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य है। ढांक के 3 पात, 10 कोस चले, रिजल्ट 0 हो गया। इतना आया है। अब मैं मुद्दा आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ भाई मेरे, वहां तो सब कुछ है, हर चीज मिलता है वहां, जिसके बारे में आप सोचेंगे आपके सामने उपलब्ध है। बस रिसोर्सेज चाहिए, आपको संसाधन चाहिए। अब वहां पे पॉपुलेशन कम है, संसाधन भी। हमारे वहां संसाधन कम है, जनसंख्या ज्यादा है, और इस जनसंख्या को नियंत्रित करने में आप लोग महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, तब तक जब तक तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद भी तब तक होगा जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ होंगे जो पहले कर लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से कंट्रीब्यूशन है इस सोसाइटी का कंट्रोल में। देखिए, अब यहां से बात मैं बता रहा हूं आपको कि इसके बाद भी मैं आप लोगों को बताऊं कि
जब एआरसी ने रिपोर्ट दिया तो उसके रिपोर्ट के आधार पर हमारे देश का महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जिसने लोकायुक्त, सुने होंगे आप लोग, केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त। यह अंतर केवल है, बस नाम का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। महाराष्ट्र ने इसको अपने वहां बना दिया, और भी राज्यों में बना, और भी राज्यों में बना, और उसी पैटर्न पे ये लोग काम। राजस्थान 72, हमें वर्ष नहीं याद है, लेकिन आज अगर देखा जाए 2013 में, तो 2013 तक जो था, आज का डाटा अभी मिला नहीं हमको, मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश किया लेकिन मिला नहीं, तो यही मिला, पुराना डेटा ही मिला कि जब लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 पास हुआ, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे उस वक्त, उन्होंने सिग्नेचर किया 14 में। तो जब ये 2013 का कानून लागू हुआ तो उसके लागू होने से पहले ही और भी राज्यों में बन चुके थे। 71 में जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान था, कर्नाटका था, उड़ीसा था, असम था, बिहार था, बहुत से राज्य थे जहां पे बन चुका था। मुद्दा उसका नहीं है कि किस राज्य में बन चुका था, मुद्दा कुछ और है। अन्ना हजारे आमरण अनशन किए, है ना, कब किए थे ये? नहीं, वर्ष पूछ रहा हूं, 2013 में। बुझाउल मत बुझाइए क्लास में, 12 में किया था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और बीजेपी हमारी विपक्ष में थी, केंद्र में चला, लड़ाई चला। अन्ना हजारे मांग कर रहे थे, किसकी? इसी की मांग कर रहे थे, एक मजबूत कानून बनाया जाए, यही था ना? नहीं, एक मजबूत कानून बनाया जाए। हैं तो 12 में मांग कर रहे हैं, उसके पहले बहुत से थे। देखिए, इसलिए ला के रख दिया, इसीलिए लिखा था इसको कि इसका इस्तेमाल हमें करना है। अन्ना हजारे ने कहा कि एक मजबूत कानून चाहिए, है तो ये कमजोर है क्या? तो फिर क्यों कानून की मांग कर रहे थे वो, जब ये सारे कानून मौजूद? आज तो हम देखेंगे कि ये भी है, सीबीआई भी है, चीफ विजिलेंस कमीशन भी है, सतर्कता आयोग जिसको बोलते हैं, उसमें चीफ विजिलेंस कमीशन भी होता है, बहुत से ब्यूरोज हैं वो भी बनाए गए हैं, ये सारे कानून भी हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वो भी है, 1988 का कानून है, पार्लियामेंट ने बनाया, राजीव गांधी के रिजीम में बनाया है। ये सारे के सारे कानून, फिर इन कानूनों के बाद भी अन्ना हजारे ने क्यों कहा कि एक कानून बनाया जाए लोकपाल के सिलसिले में, जिससे करप्शन को कंट्रोल कर ले हम। आजादी के बाद इस देश में सबसे बड़ा सिविल मूवमेंट अगर किसी के लीडरशिप में हुआ तो विनोबा भावे के नेतृत्व में हुआ था 1975 में, जिसमें संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। नहीं सुने हैं आप लोग, लग रहा है संपूर्ण क्रांति नहीं सुने हैं। हाँ, जेपी, हाँ, विनोबा साथ में वो भी थे, भूदान आंदोलन की शुरुआत किए थे, क्षमा करेंगे, आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन था और इनका संपूर्ण क्रांति था जेपी का। आजादी के पाने के बाद, संविधान के लागू करने के बाद 25 वर्षों के उपरांत इसी देश की हुकूमत के खिलाफ लार्ज स्केल पर सिविल मूवमेंट, और नतीजा आपातकाल, जून 1975 लागू कर दिया गया था निपटने के लिए। करो संपूर्ण क्रांति। आओ हम बताते हैं कि संपूर्ण क्रांति का अर्थ क्या होता है। तो जितने संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले बड़े बड़े हमारे देश के नेता थे, जो बड़े, जिसको हमारे आज भी हमारा देश उस पर गर्व करता है, इस देश के नागरिक भी गर्व करते हैं कि हाँ, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सत्ता के खिलाफ
आवाज लगाई थी, दम था। आज इस देश के नागरिकों के पास वो साहस नहीं कि हुकूमत के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करे। है किसी के पास? मीसा जैसा कानून 1971 का था, जिसका मिसयूज हुआ था, दुरुपयोग हुआ था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का दुरुपयोग है। जितने नेता संपूर्ण क्रांति यानी सत्ता के खिलाफ जो आवाज लगा रहे थे, सारे के सारे नेताओं के ऊपर मीसा जैसा कानून लागू किया गया था, यानी आतंकवादी कानून। कि इन लोगों से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा, आंतरिक सुरक्षा को खतरा था। देश को आगे ले जाने के लिए मूवमेंट चला रहे थे, सरकार की निरंकुशता को नियंत्रित करने के लिए मूवमेंट चला रहे थे। ऐसे मूवमेंट चलाने मतलब जेपी से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा, रोहिया से आंतरिक सुरक्षा को खतरा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जितने बड़े बड़े नेता आपको दिखते हैं, चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव भी उसमें थे, चौधरी चरण सिंह, नीतीश कुमार भी थे, बड़े बड़े, जॉर्ज फर्नांडिस, बड़े बड़े सारे के सारे, इनसे देश को खतरा। मिसयूज किया कानून का। और उस वक्त भी लोगों ने यह साबित किया कि लोकतंत्र में आप बड़े नहीं हो, हम बड़े हैं। और इंदिरा गांधी की हार हुई, नहीं हुई थी, हार गई थी ना। यह अलग बात है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंभा जोड़ा, विभिन्न विचारधाराओं का मेल। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार, गठबंधन की सरकार नहीं मिली, टूट गई, नहीं मिली, टूट गई। और इंदिरा गांधी का एहसास हुआ और लोगों के बीच गई, पछतावा की, लोगों ने फिर मैंडेट दे दिया। 89 में, 79 में कम बैक करके चली आई, नहीं आई, कम बैक इंदिरा कहा जाता है। अब तो इंदिरा गांधी इस देश को आगे ले जाने के रास्ते पे चल पड़ी थी, लेकिन दुर्भाग्य था कि लंबा वक्त नहीं दे पाई, लंबा वक्त नहीं दे पाई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत को स्थापित करने वाली कोई अगर प्रधानमंत्री रही तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जान लें, बहुत बड़ी नेता थी। देश का नुकसान, तकनीकी क्रांति के दौर में भारत को ले जाने के लिए पहल करने वाले उन्हीं के सुपुत्र राजीव गांधी थे, नहीं थे। हम भले प्रहार करें, कटाक्ष करें सोनिया गांधी पर, उस औरत से पूछिए जिसका पति मारा गया हो। कहना होना अलग बात है। आज भी सड़क पे चलती है तो हमें लग रहा है कि वैसे सभ्य महिला हमें देखने को कम मिलती हैं। अगर ना देखा हो तो एक बार ड्रेस देख लीजिएगा आप लोग, हमारे ही ऊपर तमाचा मारती है। सोच लें, अन्ना हजारे, मतलब कि आजादी के 25 वर्षों के बाद इतना लार्ज स्केल पर सिविल मूवमेंट हुआ, और उसके बाद 25 साल, 25 10 35 और 2 37 वर्षों के बाद दूसरा नागरिक आंदोलन हुआ। और ऐसा दूसरा नागरिक आंदोलन हुआ जिसमें इस देश का हर जागरूक नागरिक इन्वॉल्व हुआ, और उसकी जुबान से यह बात निकली, मैं अन्ना हूं। यही निकला था ना। कितने लोग अन्ना हैं इसमें? आप लोग नहीं नारा लगाए थे? ये बच्चा थे, 12 में बच्चे थे, अचानक इंजेक्शन लगा 22 में यूपीएससी की। हाँ, समझ नहीं होगी, जाहिर सी बात है। नहीं, इसलिए मैं बोला कि इंजेक्शन एक से एक आ गया है। इतना बड़ा लौकी इंजेक्शन लगाया था, इतना बड़ा हो गया। कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं आता होगा हम लोगों के लिए कि बहुत लंबा हो, लगा दे तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, है? देर से काम करेगा निपटने के बाद। तो पाकिस्तान का एक किस्सा था बकरे किश्ते पे, उसमें दिखा चुका था कि एक आदमी कहा था, ये भगवान हमें बहुत लंबाई है, थोड़ी सी कम कर दे।
कम हो गया, और जब कम हो गया तो उसको परेशानी होने लगी। फिर कहा अच्छा अब नहीं करेंगे, जैसे थे वैसे ही कर दो। फिर लंबा हो गया, इंजेक्शन लगा, फिर लंबा हो गया। तो ये मानव समाज पर एक उपहास कहा जाता है कि आने वाली टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और सबसे ज्यादा उससे प्रभावित कौन होगा? उसकी पत्नी। हाँ, पत्नी प्रभावित, पहचाने नहीं पाएगी कि कौन है ये, मारेगी उठा के झाड़ू झाड़ू। लोकपाल की मांग इन्होंने किया, और इस देश का रहने वाला हर सक्रिय नागरिक का मतलब जो इंटेलेक्ट क्लास था, अवेयर था, पार्टिसिपेट किया। लेकिन भारत की वही विडंबना, पहले भी कहा था, आज फिर मैं कह रहा हूं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सुनने में विश्वास करते हैं, समझने में विश्वास नहीं करते। किसी ने कह दिया फलाने कोचिंग बहुत अच्छी है, कभी विश्वास मत करना। फलाने बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैं आपको अच्छा लगता हूं तो दूसरों को भी अच्छा लगूं। जांच परखना चाहिए, बिना जांचे परखे कोई कदम या फैसला नहीं लेना चाहिए। मार्केट का दौर है, जो जितना ज्यादा सजाएगा, जितना ज्यादा दिखेगा, उतने बिकेगा। यही चल रहा है कि कुछ और चल रहा है? रिजल्ट क्या है? 0 नहीं है। तो इसलिए ये बात मैंने कहा ना कि आप लोगों के गार्जियन बहुत मेहनत से पैसा कमाते होंगे। भाई मुझको इस बात का एहसास है, क्योंकि मैं भी बहुत कम एज से पैसा कमा रहा हूं। हालात वैसे थे, पढ़ाने लगा, पसीना से पूरा भीग जाना, शूज भर जाता था, सॉक्स जो है कि पूरा एकदम भीग जाता था। तो लगता था कि माँ बाप कितना मेहनत से पैसा हमको देते थे। तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी उसी लेवल पे मिलता होगा। भाई अपनी चीजों को काट कर आप लोगों की आवश्यकता पूरी की जा रही है। तो कहीं पर भी दें, मैं कह रहा हूं कि कहीं पर भी दें, एक बार जरूर प्रत्यक्ष ऑब्जर्वेशन करें, और एक दिन नहीं कई दिन करिए, कम से कम 2-3 दिन करिए, ताकि आपको लगे कि आपको मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है। आपको मदद देना है। इतनी जागरूकता की कमी है कि भारत का समाज कौवा कान ले लिया, दौड़ रहे, किधर गया? उधर गया है, भीड़ पहुंच रही है। अब पूछिए कहां जा रहे हो? तो कौवा कान लेके चला गया। किसका? तो ये तो नहीं मालूम किसका। तब क्यों जा रहे? तो फलानमा कहा था। दौड़ रहा है आदमी। लोकपाल किसके अधीन काम करेगा? करिश्मा। मैं ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि आपका नाम सार्थक है। उत्तर अभी दूंगा, पढ़िए पहले। सारे के सारे लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए, और हद तब हो गई कि बाबा रामदेव भी शामिल हुए। नाम सुने होंगे, गजब कलाकार आदमी भाई साहब। इस देश में ऐसे ही लोगों का भला है। जेन्युइन बिजनेसमैन बेचारा आज संघर्ष कर रहा है, मर रहा है खाने पीने के लिए। देखिए साइकिल से कहां चलने लगा। क्या मैनेजमेंट है, गजब मैनेजमेंट है आदमी के पास। पेट फुला के पचका के पैसा कमा लिया आदमी। इस देश में, मैंने कहा ना कल आप लोगों से, इस देश में कभी सोचा था कि शौचालय के लिए पैसा देना पड़ेगा? मार्केटिंग इसको कहते हैं। उससे पैसा कमा लिए सब। और रही सही कसर बाबा पदक, पेट फुलाए पचकाए पैसा आ गया। मैंने बहुत नजदीक से देखा, इसलिए मैं बता, बहुत नजदीक से देखा हूं। प्रयागराज में हमारे कुंभ लगता है, उस कुंभ में ये भी गए थे। और ये लोग जिस टेंट को लगाते हैं ना, वो टेंट इंश्योर्ड होता है, बीमित होता है कि नुकसान होने पर कंपनी उसकी भरपाई करेगी। ये लोग भाषण देते थे, लोगों को समझाते थे। 500 की टिकट थी, 500 की टिकट थी। सामान्य आदमी योग सीख पाएगा? जरूरत है किसको? गरीब आदमी को। गरीब आदमी बीमारों से ग्रसित है, उसको फ्री में आप व्यवस्था करो, तब कहें कि हां बाबा हो। धन कमाने के लिए थोड़े है। 500 रुपए का टिकट लिया, लोगों को दिया। उसके बाद जब इनका प्रोग्राम बंद होना था ना, रात में आग लगवा दिए। इंश्योरेंस हुआ था, वो भी पैसा मिल गया। मत विश्वास करिए बाबाओं को, मुक्त होइए। बाबा भी थे इनके साथ, बता रहा हूं आपसे, बाबा भी थे। कहां पर? इसी दिल्ली में कौन सा जगह है? जंतर मंतर नहीं था, रामलीला मैदान था। रामलीला मैदान पर ये भी थे। मनमोहन सिंह
जिनके बारे में कहा गया कि बोलता नहीं है। एक जानी आए हैं केवल बोलते ही हैं, एक बोलता नहीं था, एक बोलते हैं। उल्टा एकदम हो गया। एक करता था बोलता नहीं था, एक केवल बोलता है करता नहीं है। मन की बात, मैं अपनी बात बोल रहा हूं। हाँ, नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, हाँ ऐसा नहीं ऐसा मत करिएगा। इनके साथ बाबा बैठे, सरकार रिएक्ट हुई, बहुत समझाया बुझाया गया, क्योंकि अन्न नहीं ले थे। आमरण अनशन की घोषणा किए थे। आमरण समझ रहे हैं आप लोग? गांधी ने कब पहली बार किया था? गांधी ने आमरण अनशन पहली बार कब किया था? जब मजदूरों के लिए गए थे। कहां? चंपारण में किसानों के लिए गए थे कि मजदूरों के लिए? अहमदाबाद में 1918 में किए थे। 1918 में पहली बार किए थे। और नेशनल पॉलिटिक्स में, राष्ट्रीय राजनीति में आमरण अनशन कब किए थे पहली बार? है पूना पैक्ट, हरिजन यात्रा में जब निकले थे। जगह नहीं पूछना। 32 में किए थे पूना पैक्ट के खिलाफ, या जिसको हम कहें पूना पैक्ट के खिलाफ नहीं, कम्युनल रिवार्ड के खिलाफ। वो तो पूना पैक्ट हुआ था कम्युनल रिवार्ड के खिलाफ। रैमजे मैकडोनाल्ड वहां का प्राइम मिनिस्टर था, उसी ने अनाउंस किया था, उसी के खिलाफ किए थे। ये भी बैठे थे आमरण अनशन पर। और सही में अन्ना हजारे को कोई कैसा मानता ये नहीं हमें मालूम, लेकिन वाकई में अच्छे थे। अच्छे का सेंस नैतिक रूप से मजबूत थे। और नैतिक रूप से वही मजबूत होगा जो चुट्टा नहीं होगा। कहीं से भी आप उसको पकड़ नहीं सकते। ममता बनर्जी इसलिए दहाड़ती है, करोगे क्या? हमने कुछ बनाया ही नहीं। पहनना साड़ी है, चप्पल पहन के निकल जाना है। एक तो झोला, करवा लो जांच सीबीआई से समझ लें आप। नैतिक ताकत इतनी बड़ी ताकत होती है जिसके सामने विश्व की हुकूमतें घुटने टेक देती हैं। और वही ताकत थी अहिंसा की, वही ताकत थी सत्य की, जिसका गांधी इस्तेमाल कर चुके थे। उस ब्रिटिश साम्राज्य के सामने जिसका सूर्य अस्त नहीं हुआ। उनको मालूम था कि ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य से हम शक्ति के साथ सामना नहीं कर सकते। भौतिक शक्ति ठहर नहीं पाएगी, नैतिक शक्ति की जरूरत होगी। और तब असत्य, सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किया। इतना बड़ा डिप्लोमेट गांधी, एक मजबूत पहलवान हो, मैं एकदम ऐसे हूं, मैं उससे फिजिकली लड़ ही नहीं सकता, तो मैं ऐसे शक्ति का इस्तेमाल करूंगा जिससे वो पराजित हो जाए। गांधी वह व्यक्ति थे। सरकार लग गई आमरण अनशन। रोज डॉक्टर जाते हैं सेहत वहत की जांच करने के लिए। कभी आप लोग करिएगा यहां पे तो डॉक्टर अब कभी करने का मतलब ये कि करिए कि कोई पूछने वाला भी हो। यह ना हो कि करने के बैठा कोई जा ही नहीं रहा है, पता ना चले कि कोई आमरण अनशन में बैठा है। तो मुद्दा कॉमन उठाइएगा समाज का, निश्चित रूप से पॉपुलरिटी मिलेगी। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, मिल ही जाएगा। डॉक्टर जाते थे, सेहत की जांच करते थे, पता यह चला कि अन्ना हजारे की सेहत दिन प्रतिदिन खराब। अब सरकार का, प्रशासन का दबाव कि तोड़िए, आमरण अनशन तोड़िए, और सरकार तोड़वाने पे आमादा थी, पहुंची। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा जोर था कि रामलीला मैदान से इनको और बाबा को उठा लिया जाए। गए सब, इनको और बाबा को उठा लिया जाए। बाबा टस से मस नहीं हुए। नैतिक था, चोरी नहीं थी। बाबा भाग गया अरे हंस क्या रहे यार? भाग गया, महिला का ड्रेस पहन के भागा था। नहीं सर, अच्छा कौन से केस में भागा था? जब सन्नी देओल पाकिस्तान घुस गया था। अच्छा अच्छा, कितने साल उम्र थी उस वक्त? अब इनको याद है, हमको याद है नहीं है। मैं उस वक्त कंपटीशन में लगा हुआ था, प्रोविंशियल में भाग गया कपड़ा पहनकर महिलाओं का। सोच लें आप। अब भागे भी तो हरिद्वार गए, हरिद्वार गए। वजह नैतिकता नहीं थी, डर था। और डर उसी को होता जो जिसके अंदर चोरी हो। भाग गए।
अन्ना हजारे मांग पर डटे रहे। इनकी मांग क्या थी? मैंने आपसे कहा कि जब लोक 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 का अर्थ होता है जनता, पाल का मतलब रक्षा करने वाला, ऐसा कानून जो जनता की रक्षा करे। किससे? करप्शन से। तो करप्शन से रक्षा करने वाला कानून पहले से मौजूद था, फिर नए कानून की मांग क्यों कर रहे थे? क्योंकि दो चीजें उसमें मेन नहीं थी, बाकी सारी चीजें थी, दो चीजें नहीं थी। दो चीजें नहीं थी, बाकी सारी चीजें हैं। एआरसी की रिपोर्ट आप लोगों ने देखी लिया। अन्ना हजारे ने कहा कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें लोकपाल को किसी करप्शन की शिकायत हो तो वह उसकी जांच कर सके। यह तो है ही है, यह है या नहीं है? फिर किस मामले में आगे थे? वही था। नहीं नहीं, अगर कोई व्यक्ति जांच की शिकायत करता हो तो यह अधिकार तो हो ही है अगर उन्हें स्वयं लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो स्वतः संज्ञान में लेकर उस मामले की जांच कर सके। सोच लें आप, जो स्वीडन में है, एआरसी की रिपोर्ट में भी है, अपने विवेक के अनुसार इस देश के किसी विभाग में कोई करप्शन होता है, पक्षपात होता है, तो उसकी जांच करने का अधिकार उसको, ये एआरसी ने अपनी रिपोर्ट में कही है। व्यवहारिक रूप में उसको यह शक्ति दिया नहीं गया। अन्ना हजारे का कहना कि चलिए भाई वो तो जांच करेगा, अगर शिकायत करेंगे तो जांच करेगा, लेकिन ऐसे भी कुछ मामले हो सकते हैं जिसकी शिकायत ना हो, तो क्या उस मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है? यानी लोकपाल को अगर स्वयं लगता है कि कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है तो स्वयं उसको संज्ञान में लेकर मामले की जांच करेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। स्वयं संज्ञान में लो, सो मोटो जिसको बोलते हैं आप लोग। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, हां, कि जब इसके द्वारा जांच की जाएगी और जांच करने के बाद रिपोर्ट दी जाएगी तो वह रिपोर्ट मानने के लिए सरकार बाध्य हो। यही इनकी मांग थी और इस मांग का मनमोहन सिंह की सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि कई कारणें जब मिलती हैं, कई कारण जब मिलते हैं तो आदमी असफल होता है, एक कारण से कोई असफल नहीं होता है। हां, एक कारण कोई अहम रोल अदा कर देता है, लेकिन बाकी और भी कारण होते हैं। 2014 में कई कारणों से बीजेपी सरकार में आई, और जब अन्ना हजारे इस मांग को धार दे रहे थे तो बीजेपी उनके साथ खड़ी थी। तो यह था उम्मीद कि जब सत्ता में आएंगे तो बढ़िया कानून बनाएंगे, लेकिन आज तक बढ़िया कानून बना नहीं है। समझ में आया? तो 2013 में एक कानून पास हुआ जिसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। यह कानून पास हुआ 2014 में बना, लिखा जाता है 2013। 21 राज्यों में लोकायुक्त हैं, 21 राज्यों में, और दिल्ली में भी है, यूनियन टेरिटरीज के रूप में दिल्ली में है। बाकी थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा कि हो सकता है कि और राज्यों में हो गया हो। तो जब बनाया गया था तो आज तक का अपडेशन ये है कि 21 राज्यों में है और एक संघ शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली है, दिल्ली है। ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा यह गया कि केंद्र में होगा लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त। राज्यों में कौन होगा? लोकायुक्त। रहने दें क्या? नहीं भाई, थक गया हूं।
जाना है घर, मुझको घर जाना है, रात में मेरी ट्रेन है, मंडे को मिलेंगे, लोकपाल के लेके आएंगे। मंडे को मैं लोकपाल को लेके आऊंगा, कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। मंडे अन्ना हजारे नहीं थे, देख लेना, गूगल में डाल के देख लो। चलिए मुलाकात होगी आप लोगों से मंडे को। थैंक यू।